हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो मेजरली दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। पहले तो जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बोलते हैं एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर, और एक बार हम पहले तो इन दोनों के ही बीच में एक डिफरेंस लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या डिफरेंस होता है ऑन अ फंडामेंटल लेवल दोनों के दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोर और लेस सेम ही तरीके से होती है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तो वो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हम डिफरेंसेस लिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इनफैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजिनी मतलब जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। जनरल बॉडी डिजाइन विल रिमेन द सेम, बट स्टिल देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द प्रोजिनी, राइट। तो प्रोजिनी डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स, बट यहाँ पे प्रोजिनी जो है एग्जैक्ट कॉपी होती है इन मोस्ट केसेस, इज द एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है भाई, तो वेरिएशन कम ज्यादा, एक पेरेंट दो पेरेंट, और प्रोजिनी जो होती है वो इसके अंदर, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, बट यहां पे मोस्टली नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व। क्या ये बात क्लियर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हम अभी पढ़ने वाले हैं, पूरी क्लास में आज यही पढ़ना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होने, मैमल्स, ह्यूमंस, हम सब लोग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है भाई बड़े, तो सबसे पहला मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड फिजन। इसका मतलब ही होता है, फिजन का मतलब कि डिवीजन इनटू, मतलब एक का डिवीजन करना इनटू मल्टीपल फॉर्म्स। अब ये फिजन जो है ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये बाइनरी भी हो सकती है, बाय मतलब होता है दो, मतलब एक पेरेंट दो में भी स्प्लिट कर सकता है, दो इंडिविजुअल्स में, और मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जब एक ही पेरेंट मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर दे अपनी ही बॉडी से। इसके अंदर पता है जनरली क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी है, बॉडी ही उनकी डिफरेंशिएट करके नए बच्चे बना लेती है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अब बच्चा बन गया तो पेरेंट जो है वो भी अलाइव है, नहीं, पेरेंट का ही एक हिस्सा है बच्चा मोस्ट ऑफ द केसेस में, अभी हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो दो टाइप की फिजन होती है, बाइनरी फिजन और होती है मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन में भी ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, किसी में यूनिडायरेक्शन मतलब लेटरल तरीके से होता है, किसी में लॉन्गिट्यूडनल तरीके से होता है, वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो बाइनरी फिजन का सब जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसका नाम क्या है, अमीबा। सबको पता ही है अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है ना। और इसके अंदर मतलब बहुत ही सिंपल बॉडी टाइप है, क्योंकि एक ही सेल तो है इसका, समझ रहे हो। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म ये नहीं होता है। वही सेल से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वही सेल से एक्सक्रीट करता है, उसी से डाइजेस्ट, उसी से इंजेस्ट, सब कुछ उसी से होता है, समझ रहे हो। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, वो क्या करता है, बाइनरी फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन में, एक होता है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो है सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो इलोंगेट करने लगता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जैसे एक वूल का वो है, बॉल है, तो अगर मेरे को वूल को बांटना है दो लोगों में, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो उसे खोलना चालू करूंगी ना, थोड़ा उसे लंबा करूंगी ताकि उसे जब मैं काट के दूं दो जगहों पे तो वो इजी हो जाए मेरे लिए। अगर वो बंधा हुआ बॉल है तो मुझे देना डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट सेल, फिर जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट होता है, फिर बीच में जो है सेल के एक ग्रूव फॉर्मेशन होता है। ग्रूव क्या होता है भाई, मतलब जैसे एक कॉन्स्ट्रिक्शन, एक डिप्रेशन सा फॉर्म होता है। क्यों होता है वो,
ताकि ये दो सेल जो है फाइनली ऐसे करके बन जाए। इनका अभी भी न्यूक्लियस बीच में इलोंगेट ही हो रहा है ताकि फाइनली क्या हो, ये इलोंगेशन, ये जो ग्रूव है ये आपस में आके जुड़ जाए और ये दो सेल अलग हो जाए और दोनों के पास अपना एक अलग अलग न्यूक्लियस हो। समझ रहे हो? तो न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, फिर क्या हुआ, ग्रूव फॉर्मेशन हुआ। एक कॉन्स्ट्रिक्शन सी होती है ताकि अब दो सेल जब अलग हों तो यही ग्रूव जो है, जैसे मान लो यहाँ से ये ग्रूव है और यहाँ से ये ग्रूव है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाए और दो नए सेल बन जाए और इनका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाए। तो ग्रूव फॉर्मेशन के बाद फाइनली एक बहुत ही छोटी सी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट बची और ये भी फाइनली टूट जाएगी और दो सेल बन जाएंगे। अब ये दोनों सेल एग्जैक्टली पेरेंट सेल की तरह दिखते हैं, पेरेंट सेल की तरह काम करेंगे। अमीबा जैसा इनका स्ट्रक्चर है, अमीबा जैसा कि अमीबा ही है और मतलब सब कुछ पेरेंट जैसा है, न्यूक्लियस है, वही सेल ऑर्गेनिज्म है, वही सब है, दिखता भी बिल्कुल पेरेंट जैसा है। समझ रहे हो? और इसके अंदर और ये जो ऑर्गेनिज्म बनके इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये चीज को याद रखना है। तो कितनी डॉटर सेल्स बनी? 2 बनी फ्रॉम 1 अमीबा। इसीलिए बोल रहे हैं बाइनरी फिजन की एक पेरेंट ने डिवाइड करके मतलब फिजन करके 2 ऑर्गेनिजम्स को अपने टाइप के क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया। ठीक है भाई? तो ये हमारी क्या है, डॉटर सेल्स। और ये किस में हुई थी? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। बहुत ही सिंपल मेथड है, समझ रहे हो ना? उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, तभी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये चीज को ऑप्ट कर रहा है, राइट? अब आ जाते हैं अगले पे, ये लीशमेनिया है। इसको लीशमेनिया, ये जो ऑर्गेनिज्म आपको अब अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे हम लीशमेनिया बोलते हैं। इसका आप देख ही रहे हो कि इसका जो बॉडी का ओरिएंटेशन है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल है ना, मतलब स्ट्रेट है, वर्टिकल है। तो इसके अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा होता है, इसमें भी बाइनरी है, मतलब पेरेंट से 2 इंडिविजुअल बनना, फंडामेंटल चीज सेम है बट जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। अमीबा में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि पूरी बॉडी उसकी इरेगुलर शेप्ड है, तो इट वोंट रियली मैटर। बट यहाँ पे तो क्या है, ये जो इंडिविजुअल है ये वर्टिकली ऐसे टेपर्ड होता है, टेप जैसा होता है ना, वैसा दिखता है ये। तो क्या होता है ये, और इसके पास क्या होती है, एक फ्लैजेला भी होती है। तो क्या होता है, पहले इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, फिर वो न्यूक्लियस जो होता है वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। फाइनली यहाँ पे भी जैसे वहां पे ग्रूव बन रहा था, यहाँ पे भी एक ऐसा टाइप का, मतलब ये जैसे कटती नहीं है टेप, वैसे हो रहा है ताकि ये 2 ऑर्गेनिज्म अपना अपना न्यूक्लियस लेके अलग हो जाए। फिर ये जो न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस इस वाले पार्ट में जाता है, दूसरा वाला इसमें, ताकि जब ये डिवाइड करे तो दोनों पार्ट्स के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस होना चाहिए ना, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, सारी एक्टिविटीज को वही कंट्रोल करेगा। समझ गए मेरी बात? और देख रहे हो तुम, इनिशियली फ्लैजेला भी एक था, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस, सेल, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बल्कि एक न्यू फ्लैजेला भी बना है ताकि दोनों जो नए बच्चे बने बिल्कुल पेरेंट की तरह उसके पास भी एक एक फ्लैजेला हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है लीशमेनिया। लीशमेनिया जो है ये भी एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन है और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे बोलते हैं काला अजहर। ठीक है भाई? काला अजहर के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर एंड ऑल दैट, वो हमारे स्कोप से बाहर है, बट स्टिल ये कॉज करता है काला अजहर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके जी? तो ये हमने पढ़ लिया लीशमेनिया के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गया है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। इसको थोड़ा फिगर को बड़ा कर देते हैं। बस फिजन मतलब डिवीजन तो है, फिजन का मतलब एक ही है हर जगह पे कि डिवाइड कर रहा है ऑर्गेनिज्म। बट शुरुआत के केस में अमीबा में बाइनरी फिजन था, मतलब एक इंडिविजुअल 2 में डिवाइड किया। उसके बाद लीशमेनिया के अंदर भी बाइनरी था, बट ओरिएंटेशन क्या थी, लॉन्गिट्यूडिनल। ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि ओरिएंटेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है। और जो यहाँ पे है मल्टीपल फिजन, ये भी कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। प्लाज्मोडियम भी क्या होता है भाई, यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन होता है। और ये भी क्या करता है, ये मतलब बाइनरी फिजन में क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर बना रहा है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म साथ में पहले अपने न्यूक्लियस डिवाइड, सबसे पहले ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद सारे बाकी ये चीजें भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और फाइनली न्यू सेल्स बन जाते हैं। और ये सब साइमल्टेनियसली होता है ना? तो एक साथ 2 सेल की जगह पे एक साथ बहुत सारे सेल बन रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम पता है ना, जो मलेरिया कॉज करता है वही होता है, वही प्रोटोजोआ जो मलेरिया को कॉज करता है, उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं।
क्लियर है ये बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जिसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है फ्रैगमेंट क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये तो समझ में आ रहा है ना? तभी बिल्कुल सिंपल मेथड कि बॉडी का पार्ट टूट गया तो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, देख रहे हो? तो स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है, ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में मतलब उनकी सेल्स के अंदर ये ऐसा सेप्टम जैसा एक थिकनिंग भी नहीं बोलेंगे, मतलब एक डिमार्केशन होता है। और जब ये फ्रैगमेंट करता है तो इतना ही पार्ट नीचे जमीन पे गिरता है और वो एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्पाइरोगायरा के केस में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ इसका बीच का पार्ट होता है जहाँ पे इसका न्यूक्लियस वगैरह सब प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और ये जो है ना, ये स्पाइरल दिख रहा है, ये है हमारा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ही यूनिक तरीके से अरेंज्ड है, विच इज अ स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है, ये जो है ये ऐसे फ्रैगमेंट कर दे, मतलब अगर इसका एक भी टुकड़ा टूट जाए कोई भी एडवर्सिटी की वजह से या कोई भी रीजन से इसका कोई टुकड़ा टूट जाता है, तो ऐसे मान लो इतना पीस जो है वो नीचे गिरा और उसने क्या कर दिया, एक न्यू इंडिविजुअल बना दिया। तो देख रहे हो, सेप्टम ब्रेक करेगा और नए नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। सेप्टम एक तरीके से मार्जिन की तरह एक्ट करता है इसके लिए। फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, दिस इज कॉल्ड। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं रीजनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनरेशन नाम से ही समझो, जेनरेट करना मतलब किसी चीज को बनाना, मतलब सिंथेसाइज करना, और री मतलब दोबारा से, अगेन। कैसे मतलब, अब ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब सोचो एक पार्ट किसी ऑर्गेनिज्म का टूट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो फ्रैगमेंट हो गई, समझ रहे हो? अब वो फ्रैगमेंट होने के बाद उसकी बॉडी, हर बॉडी का पार्ट पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बना पा रहा है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये जो इसके जो बॉडी पार्ट्स है, जब ये टूट जाते हैं मतलब या कट जाते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है, इन्हें हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब जिनका एक डिमार्केटेड फंक्शन है कि भाई ये सेल यही करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, लिवर के सेल क्या करना है, किडनी के सेल एक्सक्रीशन में पार्ट लेंगे, हार्ट के सेल्स कुछ एक सर्टेन काम करेंगे। इसी तरीके से ये ऐसे सेल्स जिनका एक स्पेसिफिक काम अभी हमने डिमार्केट कर दिया होता है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। बट ये इन जो यहाँ पे इनके साइड्स पे होते हैं सेल्स, ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इनका अभी तक कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। इसीलिए जैसे ही इनको तोड़ते हो ना, तो ये पूरी की पूरी बॉडी को ही फिर से रीजनरेट कर देते, क्योंकि इनको नहीं पता इनका स्पेसिफिक काम क्या है। तो ये क्या सोचते हैं कि अच्छा चलो ये बॉडी का पार्ट कट गया, मुझे रिमेनिंग बॉडी का फॉर्मेशन करना है। तो फिर ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी को बना देते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, विच इज सो यूनिक, राइट? सोचो हमारे जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं गिरे और उससे पूरी बॉडी बन जाए, हाथ किसी का कट जाए और हाथ से पूरी बॉडी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स मोस्टली क्या है, डिफरेंशिएटेड है, हर सेल को पता है उसका क्या काम है। यहाँ पे नहीं पता, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या काम करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। रीजनरेशन सिर्फ प्लेनेरिया के अंदर नहीं होता है, रीजनरेशन जो है हाइड्रा के अंदर भी देखा जाता है। हाइड्रा के अंदर जो रीजनरेशन होता है उसको हम बडिंग कहते हैं। और रीजनरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, जब एक ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं रीजनरेशन। बहुत ही यूनिक जो है ये मतलब चीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है रीजनरेशन। तो ये प्लेनेरिया के अंदर भी होती है और हाइड्रा के अंदर इस टाइप की रीजनरेशन को एक स्पेसिफिक नाम है जिसे बडिंग बोलते हैं। बडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रा की बॉडी के सरफेस पर बड का फॉर्मेशन होता है ऐसे करके, ठीक है? तो ये हाइड्रा की बॉडी है, ये पेरेंट हाइड्रा है, ये जो पार्ट्स है इनको हम बोलते हैं टेंटेकल्स।
समझते हो टेंटिकल्स क्या होता है? हाइड्रा जो है ना वो समरसॉल्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। ये ऑल्दो आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। तो क्या करता है ना ये हाइड्रा, पहले तो ये इसका ये पार्ट ग्राउंड पे, तो क्या करता है ये अपने टेंटिकल्स को भी ग्राउंड पे ऐसे लगाता है और इसका फाइनली ऐसा कुछ शेप हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे जो इसके टेंटिकल्स है इसके साथ ये क्या किया, झुक गया। अब कभी भी ना हाइड्रा के टेंटिकल वाला पार्ट और ग्राउंड वाला पार्ट साथ में नहीं रह सकते, मतलब उसका नीचे का और ऊपर का पार्ट साथ में ग्राउंड पे नहीं रह सकते। तो अब ये वाला पार्ट क्या करता है, ऊपर उठ जाता है। तो अब क्या कैसी फॉर्मेशन दिखेगी, ये टेंटिकल्स नीचे जमीन पे लग गए और जो बाकी का बॉडी पार्ट है वो क्या है, ऊपर। अब वापस से इसको अगर नीचे, और ये किस में हेल्प करा, इसको लोकोमोशन में, क्योंकि ये आगे झुका फिर ये पीछे वाला ऊपर हुआ, अभी ऐसे 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 करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और इसे समझते हो ना, इसे गुलाटी मारना बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड समरसॉल्ट। तो इस लोकोमोशन के मेथड को जो हाइड्रा यूज करते हैं उसे बोलते हैं समरसॉल्ट। और उसके अंदर ये टेंटिकल्स जो होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि यही तो जाके ग्राउंड से एडहेशन करते हैं। तो पीछे वाला जो नीचे जो ऑलरेडी लगा हुआ पार्ट है वो ऊपर उठता है, फिर ऑलरेडी लगा हुआ ऊपर वाला पार्ट वो नीचे जाता है और ये टेंटिकल्स वापस ऊपर जाते हैं और इस तरीके से हाइड्रा जो है आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बडिंग समझते हैं। तो ये हाइड्रा की बॉडी है। अब क्या होता है, धीरे धीरे साइड में छोटी सी ऐसे बड का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी ये बड बहुत छोटी है, अब फिर ये हाइड्रा की तरह, एक मिनी हाइड्रा की तरह ये भी टेंटिकल्स बना लेती है ना, ताकि ये भी तो मूव कर पाए बड़े होकर। तो फाइनली जब ये ऐसी बन जाती है कि इसके बाद अपने टेंटिकल्स और जो भी इंपॉर्टेंट मशीनरी है वो अगर इस पर्टिकुलर छोटे वाले बड के पास आ जाए तो ये जो है एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर। अब ये जो बड है ये भी एक इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह परफॉर्म कर सकता है, समझ रहे हो। तो फिर क्या देखा हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि है ये भी हाइड्रा ही है ना, हाइड्रा का ही एक पार्ट से बना है, बट ये जो है एक सिंगल पेरेंट से बना और बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट, समझ रहे हो। तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है और मेथड भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और रीजनरेशन क्यों है, क्योंकि पेरेंट के ही एक बॉडी के पार्ट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो रीजनरेशन। तो बडिंग और रीजनरेशन अलग नहीं है, जस्ट दैट रीजनरेशन का ही एक तरीका होता है बडिंग, विच इज सीन इन हाइड्रा। प्लेनेरिया के अंदर भी रीजनरेशन होता है, वो हमने देख लिया कैसे कि उसकी बॉडी के अलग अलग सेक्शंस को जब हम तोड़ें तो हर सेक्शन जो है पूरी की पूरी बॉडी को बनाने में केपेबल होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। समझ रहे हो मेरी बात। ये था हमारी आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन और हम सीखने वाले हैं या वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार अगर हमारे पास कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो हम आज की क्लास के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं तो वो हम कर लेते हैं। तो कह रहे हैं बाइनरी फिजन जो है वो मल्टीपल फिजन से अलग कैसे है, बहुत अलग है भाई। बाइनरी फिजन में एक पेरेंट दो इंडिविजुअल बनाता है, मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स बनाता है सेम टाइम पे। बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलती है, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, ओके ये स्पोर्स वाला टॉपिक अभी तक हमने नहीं यूज किया। हाँ, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। मैंने आपको बता दिया, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक अस जो मल्टी सेलुलर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनके सेल्स जो है उनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर होता है। और ये रीजनरेशन के लिए क्या चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स चाहिए। तो हमारे अंदर तो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो रीजनरेशन कैसे हो पाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो मान लो अगर हाथ कट जाए तो हाथ के जो सेल्स हैं उनको पता है कि उनका क्या काम है, तो वो पूरी बॉडी नहीं बनाने लग जाएंगे, बिकॉज वो डिफरेंशिएटेड है, उनके पास अपना काम डिमार्केटेड है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, बिकॉज in complex organisms there is division of labor, hence no undifferentiated cells
आर प्रेजेंट। ओके, और क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है एंड रीजेनरेशन रिक्वायर्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो हमारे अंदर है ही नहीं। यू गेट माई पॉइंट? तो ये हो गया। यस, वाई इज डीएनए, ओके वन सेकेंड, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन? क्योंकि डीएनए कॉपिंग के दौरान बहुत सारे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होते हैं और वेरिएशंस कैन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज एट लार्ज। अगर हम देखें तो फॉर अ स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन मे और मे नॉट बी दैट नेसेसरी, बट फॉर अ जनरल पॉपुलेशन अगर हम वेरिएशन देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। और डीएनए कॉपिंग के दौरान ही बहुत सारे वेरिएशन जो हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। अगली क्लास में हम टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, प्लीज कीप वॉचिंग एंड नोट्स बनाइए। बाय बाय।